अस्सलाम वालेकुम। अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे और कल हमने डिस्कस किया था बाकी के जो स्टेप्स हैं बायोलॉजिकल मेथड में, और एक एग्जांपल देखी थी मलेरिया से रिलेटेड, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि मलेरियल पेशेंट्स और जो हेल्दी पेशेंट्स हैं उनमें क्या डिफरेंसेस और किस तरह से उस पर ऑब्जर्वेशंस की गई, किस तरह से डिडक्ट किया गया, हाइपोथेसिस को स्टेट किया गया और फिर एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे उस हाइपोथेसिस को कैसे प्रूव किया गया। अभी जो बाकी के फर्दर बायोलॉजिकल स्टेप्स हैं उनमें आज हम देखने वाले हैं कि जब एक दफ़ा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है, उसकी एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे उसको ट्रू कह दिया जाता है, तो फिर उसके बाद हम किस तरह उस हाइपोथेसिस के करेक्ट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में उसको थ्योरी और लॉ में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके बुक पेज नंबर 26 से हम स्टार्ट करेंगे। थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। इसमें उन्होंने कहा है कि जब व्हेन हाइपोथेसिस गिवन अ रिपीटेड एक्सपोजर टू एक्सपेरिमेंटेशन एंड इट is not falsified, it increases biologists' confidence in hypothesis. Such well-supported hypotheses may be used as the basis for formulating further hypotheses, which are again proved by experimental. एक बार जब आपका हाइपोथेसिस जो है, बायोलॉजिस्ट एक हाइपोथेसिस को विद रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन उसको एक ट्रू फॉर्म उसकी पता चल जाती है उनको, वो फॉल्सिफाइड नहीं होता, कैंसिल नहीं होता, उसमें कोई फॉल्स नहीं मिलते हाइपोथेसिस में और वो करेक्ट हो जाता है, तो ये कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर देता है बायोलॉजिस्ट का, और उसके बाद वो उसको फर्दर सपोर्ट करने के लिए अपने हाइपोथेसिस को फर्दर उसमें से जो है हाइपोथेसिस ड्राइव कर लेते हैं, फिर उन पे आगे काम करते हैं, ताकि जब एक पोर्शन का जो जर्नल हाइपोथेसिस था, जब वो एक बार एक्सेप्ट हो गया, उस पे उनको पता चल गया कि ये ठीक है, ट्रू है, इस पे काम हो सकता है, फिर उसकी आगे फर्दर उसको सब डिवाइड करके और उसमें से हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं, और फिर उन पे भी एक्सपेरिमेंट करके उनको चेक किया जाता है कि ये हाइपोथेसिस जो हमारा मेन हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्टेबल है। तो द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड टेस्ट ऑफ टाइम, जो बहुत सारे टेस्टेड फेज में से गुजर के जो हाइपोथेसिस हर टेस्ट फेज में क्लियर करता जाता है और वो रिजेक्ट नहीं होता, उस हर स्टेज पे उसको एक्सेप्ट हो जाता है, जो भी उसकी डिडक्शन होती है वो ट्रू हो जाती हैं। तो जब ऐसे डिफरेंट स्टेजेस से वो डिफरेंट टेस्ट के एक्सपेरिमेंटल फेजेस से निकल के जब वो रिजेक्ट हुए बगैर आगे आगे चलता जाता है, तो उसको हम फिर थेरीज में शिफ्ट कर लेते हैं, फिर वो हाइपोथेसिस नहीं रहता बल्कि वो एक थेरी बन जाती है। So a theory is supported by great deal of evidence. अब उनके पास इतने एविडेंस कलेक्ट हो जाते हैं अपने हाइपोथेसिस को चेक करते करते कि वो उनकी बेसिस पे उसको एक थ्योरी में कन्वर्ट कर सकते हैं।
So productive theory keeps on suggesting new hypotheses and so testing goes on. So testing जो है वो कभी रुकती नहीं है क्योंकि जिस तरह आप एक हाइपोथेसिस से को करेक्ट कर लेते हैं ट्रू कंसिडर हो जाता है फिर उससे आप न्यू हाइपोथेसिस निकालते हैं कोई नई स्टेटमेंट निकालते हैं कि अगर हमने ये चेक कर लिया तो अब हम ये भी चेक कर लेते हैं इसमें जब आप वो करते जाते हैं और आगे चलते जाते हैं तो वो थ्योरी में कन्वर्ट हो जाता है लेकिन जो प्रोडक्टिव थ्योरी होती है वो भी जो है वो स्टॉप नहीं होती है उसमें से आप और नए हाइपोथेसिस निकालते हैं और उन पे टेस्टिंग जो है वो चलती रहती है Many biologists take it as a challenge and exert greater efforts to disprove the theory. अब कुछ बायोलॉजिस्ट ऐसे होते हैं कि वो दूसरी थेरीज को एज अ चैलेंज लेके फिर उनमें कोई गैप ढूंढते हैं कोई फॉल्स फॉल्स एविडेंस ढूंढते हैं कि शायद हम इसको ये थेरी जिस तरह वो कह रहे हैं उस तरह नहीं है उसको किसी और तरीके से भी कर सकते हैं तो वो उसको डिसप्रूव करने की भी कोशिश करते हैं If a theory survives such doubtful approach and continues to be supported by experimental evidence, it becomes a law. So अब ये theory जब कुछ बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये मे बी ये ठीक नहीं है ये इस तरह भी हो सकता है इसको हम दूसरी तरह से भी देख सकते हैं पर स्टिल अगर वो थेरी जो है वो उन फेजेस से भी गुजर आती है जब हर बायोलॉजी जिसको उसमें कोई फॉल्स नजर आ रहा होता है वो भी उस पर एक्सपेरिमेंट करता है और उससे पता चलता है कि नहीं इसमें कोई फॉल्स नहीं है बिल्कुल ठीक है इसी तरह ही होगा जो बताया गया है तो फाइनली वो जो थेरी होती है फिर वो लॉ और प्रिंसिपल में शिफ्ट हो जाती है फिर वो थेरी नहीं रहती है बल्कि वो एक प्रॉपर लॉ बन जाता है या एक प्रॉपर प्रिंसिपल बन जाता है जैसे कि हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि कोई मेथोडोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई हो तो हम उसे कहते हैं द लॉ ऑफ और द प्रिंसिपल ऑफ दिस दिस मेथड और दिस प्रोसीजर जो हम प्रैक्टिकल में भी यूज करते हैं डाइसेक्टिंग ऑफ फ्रॉग में अगर आप एग्जांपल लें तो वो एक लॉ बन गया हुआ है एक प्रिंसिपल बन गया हुआ है कि हाउ टू डाइसेक्ट अ फ्रॉग उसके कुछ स्टेप्स बताए गए हैं वो पहले किसी ऑब्जर्वेशन से शुरू हुआ कि कैसे इसको कर सकते हैं ये ऑब्जर्व किया कि अच्छा इस तरह के इक्विपमेंट्स चाहिए लेकिन फिर उसको टेस्ट करते हुए एक्सपेरिमेंट करते हुए फिर वो एक थ्योरी बन गई फिर लॉ बन गया कि अब आपके पास एक प्रिंसिपल है कंप्लीट प्रोसीजर होता है कि इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप डाइसेक्टिंग ऑफ फ्रॉग कर सकते हैं साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर जो साइंटिफिक लॉ होता है वो एक यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट है नेचर का तो ये एक लॉ जब भी कोई ड्राइव होता है किसी भी हाइपोथेसिस से या किसी भी एक्सपेरिमेंट से या उसकी जब थ्योरी में वो चला जाता है थ्योरी से अगर आप ड्राइव करते हैं तो वो एक साइंटिफिक लॉ इसलिए बन जाता है कि वो एक यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट है नेचर का जो कि ऐसा ही रह सकता है उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकती या उसको हम किसी तरह भी डिनाई नहीं कर सकते इट इज एन इन irrefutable theory examples of biological laws are hardy weinberg law and mendel's law of inheritance so इस तरह काफी लॉज हैं जो हम स्टडी करते हैं साइंस में तो उसकी उन्होंने एग्जाम्पल भी आपको दिया है कि कुछ वो नेचर के रूल्स हैं यूनिफॉर्म है वो कभी चेंज नहीं हो सकते वो बेसिस होती हैं फाउंडेशन होती हैं उन पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स की या उन पर्टिकुलर जो एनवायरनमेंट में हमारे पास जो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं उनकी वो एक बेसिक्स हैं तो उनको आप चेंज नहीं कर सकते इसके जो मेंडल वो भी एक मेंडल्स ने उसमें असर
parent to offspring Okay, there is some network and connecting issue coming during the class. So let's continue. We were speaking about the laws and principle. So I've given you the example that of Mendel's law of inheritance, that how the genetic material transfer from parents to offspring. So this is a basic and constant fact of nature that no one can deny, and as much as you can do the experiments on it, it will remain the same. So here in box they have given you one example, like when a female mosquito pierces the skin with her mouth bar, she injects a small amount of saliva into the wound before drawing blood. The saliva prevents the blood from clotting in her food canals. So what they are telling you is that uh, this is the result or the final deduction or the principle. They have given you the examples in all over in all of the top subtopics of the biological method. So page number 27 of the book, I don't know, they all have different, but there is a figure biological method और ये start हो रही है ऑब्जर्वेशन से, और बबल क्लाउड्स में जो उन्होंने आपको दिखाया कि फोकस योर सेंसेस एंड यू यूज योर ब्रेन बट जस्ट ऑब्जर्व, डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन। तो जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसमें आप सिर्फ फोकस करते हैं अपनी सेंसेस पे, उनसे डाटा, उससे जितना भी आप मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं वो करते हैं, अपना ब्रेन यूज करते हैं, बस अब ऑब्जर्व करते हैं, यू डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन एनीथिंग आउट ऑफ दोज ऑब्जर्वेशंस। Okay, then you come up to the hypothesis, think of an answer that might make a sense. फिर आप उन observations की basis पे observations from your five senses can be like what, why, if, how, where, when. So you use some questions in it. So उनके answer में आपको ये basic और journal answer find करते हैं और उसको आप as a hypothesis statement use करते हैं।
Next is deductions. Don't make conclusions, but use if, then, and plan experiment. So deductions में basically आप कोई भी conclusions नहीं deliver करते हैं, बस आप उसमें logic use करते हैं if then का if the statements are given to you if the plasmodium transfer through marshy areas, then there should be the what marshy water will be the cause of malaria in the human body. So this is how you make the deductions or if the hypothesis is true. Then you come with the after and in deductions you keep the experimental group as well and the control group as well. और कंट्रोल ग्रुप मैंने आपको बताया था कि वो कौन सा होता है कि जिसमें आप एक हेल्दी जो है हेल्दी पर्सन को लेते हैं इन एग्जांपल ऑफ मलेरिया और एक आप इन पेशेंट मलेरियल पेशेंट को लेते हैं जो अफेक्टेड होता है मलेरिया से और आप जो कंट्रोल ग्रुप है उसको जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं कि ये जो हमने हाइपोथेसिस किया है उसमें से जो डिडक्शन वेदर दे आर ट्रू और नॉट सो एक कंपैरिजन कंसिडर करने के लिए आप हमेशा एक ओरिजिनल फॉर्म में उस सैंपल को लेते हैं और एक उसका जो उसमें आप चेंजेस करनी होती है तो इधर उन्होंने कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का वर्ड यूज किया हुआ है जिनको हम नॉर्मली सैंपल्स के तौर पे लेते हैं तो सैंपल्स जो भी किसी भी चीज़ के हैं सपोज यू वांट टू experiment on the any vegetable or any cell of your body so हम एक सेल हेल्दी लेंगे और एक हम जिस पे हम चेंजेस करेंगे और हम देखेंगे कि इनमें क्या चेंजेस जो हम करने वाले हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है उस सेल पे तो हमारे पास जो हेल्दी सेल है या हेल्दी वेजिटेबल है या जो ओरिजिनल फॉर्म है सेल की ओरिजिनल वेजिटेबल जैसी वो उगती है या जैसे वो होती है वो हमारे पास एक कंट्रोल का रूप होगा और जिस पे हम चेंजेस करने वाले होंगे जिस पे हम काम करने वाले होंगे वो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा इसके बाद जब हम एक्सपेरिमेंट्स करने लगते हैं तो एक्सपेरिमेंट्स के बाद हम उसे एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में समराइज करते हैं रिजल्ट्स को तो एक्सपेरिमेंट्स आते हैं डिडक्शंस के बाद और उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हम उनको एक समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स करते हैं और ये जो समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स होती है ये आपकी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स टेबल्स कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं हम चीज़ों का कि हेल्दी में ये था और कंट्रोल ग्रुप में ये था एक्सपेरिमेंटल में ये था तो ये आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं जिसमें मोस्टली जो स्टैटिस्टिकल फॉर्म होती है स्टैंडर्डाइज्ड नंबरिंग फॉर्म होती है उसमें हम करते हैं जिसमें आप स्टार्स यूज़ करते हैं और डाटा को ऑर्गेनाइज करके उसे एनालाइज करके एक साइंटिफिक वे में प्रेजेंट ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करते हैं अभी यहाँ पे आपको ये जो एरोज दिख रहे हैं इसमें उन्होंने बताया कि फिर हम इसके आगे हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया कंट्रोल ग्रुप लिया और हमने ग्रुप अब जब हमने समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स करना समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स हम दो तरीके उन्होंने आपके यहाँ लिखे हैं कि आप डाटा को एनालाइज करते हैं और उसको और डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं जो भी आपके पास मेजरेबल डाटा होता है उस एक्सपेरिमेंट्स का वो सब आप स्टैटिस्टिकली उनको ऑर्गेनाइज पहले डाटा को करके फिर से स्टैटिस्टिकली मेजरेबल फॉर्म में एनालाइज करके उसकी समरी आप प्रेजेंट करते हैं अब ये होता है कि जब समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स होती है उसमें आप कंक्लूजन में देखते हैं कि जो भी मेरे पास रिजल्ट आया वो प्रूव्ड हुआ या प्रूव्ड होता है या प्रूव नहीं होता तो दो चांसेस होते हैं आपके कि हाइपोथेसिस प्रूव एक्सेप्ट हो गया या ट्रू होगा या फॉल्स होगा तो अगर तो वो डिनाई हो जाता है रिजल्ट्स में कि जो हाइपोथेसिस था या जो हमारी थिंकिंग थी वो प्रूव नहीं हो सकी है या वो फॉल्स हो गई है
तो अगर ऐसा होता है तो फिर आपको ये एरो दिख रहा है जिसमें वो ब्लू एरो जो ऊपर जा रहा है ऑब्जर्वेशंस पे वापस, आप वापस ऑब्जर्वेशंस पे आ जाते हैं। जो भी आपकी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है अगर वो प्रूव नहीं हो पाती है, हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, तो आप वापस ऑब्जर्वेशंस पे चले जाते हैं और दोबारा से रीथिंक करते हैं और दोबारा से उनके लिए न्यू क्वेश्चंस और न्यू ऑब्जर्वेशंस करते हैं एंड अगेन यू रिपीट द दिस होल मेथड. Or if the summarization after the summarization of results, the hypothesis get accepted or it's proved, and if it proves, then your reporting of your result is start. The next step is reporting of result, जिसमें हमने पढ़ा था कि दूसरों के साथ चीज़ों को शेयर करना पड़ता है. आप जितना भी बायोलॉजिस्ट के पास डाटा होता है उस रिसर्च का, if it is true, if it is proved by all these steps, your hypothesis, you go for reporting of results. So that you do through the journals, books, and other electronic medias from where you can publish your work and share with others. Through the seminars, meetings, symposiums, conferences, you share your data. रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स में आप ये यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ डिस्कशंस एंड सेमिनार्स, सो यू गो फॉर द शेयरिंग. आफ्टर दैट फर्दर टेस्टिंग इट डन. अब जब आपने दूसरों के साथ भी शेयर किया तो हमने आगे पढ़ा था कि थेरी कैसे डेवलप होती है कि यू अदर बायोलॉजिस्ट लुक फॉर द थिंग्स दैट वेदर दे एंड यू प्रपोज मोर हाइपोथेसिस and you start again doing the same procedure. You get one more hypothesis or two more hypotheses out of your result. और आप देखना चाहते हैं कि मैं ये भी चेक कर लूँ कि ये भी ठीक है कि नहीं. इसी तरह बायोलॉजिस्ट चेक करते हैं कि ये हमने जो किया है काम, इसमें और भी जो उसकी सब ब्रांचेस होती हैं उसमें जाके वो चेक करते हैं कि वेदर वैलिड इज इट वैलिड ऑन दिस बेसिस ऑल्सो और नॉट. तो उसकी बेसिस पे जब आप कम रेपिटेटिव एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, रेपिटेटिव टेस्टिंग करते हैं और उसके करने के बाद भी जो आपका हाइपोथेसिस है वो ट्रू रहता है, एक्सेप्टेड रहता है, उसमें कोई फॉल्स की सिचुएशन नहीं आती है कि आपको उसे रिजेक्ट करना पड़े, तो वो कन्वर्ट हो जाता है फर्दर टेस्टिंग के बाद, वैलिडिटी के बाद वो वैलिड हो जाता है और उसको हम एक थ्योरी में शिफ्ट कर लेते हैं. अब थ्योरी में भी यही होता है कि आप फर्दर टेस्टिंग करते हैं और उसमें हाइपोथेसिस बना के उनको चेक करते हैं कि इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. अगर वो टेस्ट भी सारे वो क्लियर हो जाते हैं तो आप उसे एक लॉ और प्रिंसिपल में शिफ्ट कर लेते हैं. अब लॉ और प्रिंसिपल में हमने देखा है कि ऊपर आपकी बुक में है if theory survives such doubtful approaches. कुछ बायोलॉजिस्ट में हमने देखा कि वो समझते हैं कि नहीं, ये थ्योरी में कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और वो उस पर भी एक्सपेरिमेंट लगाते हैं, और लेकिन उस इन सब के बाद भी वो जो थे हाइपोथेसिस है वो ट्रू रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती हैं, कोई रिजेक्शन नहीं होती. So continues to be supported by the experimental evidence, it becomes a law or principle. So a scientific law is a uniform and or constant fact of nature. So वो एक constant और uniform fact बन जाता है nature का. तो ये इस तरह से डायग्राम में भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है. समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स पे, इफ द हाइपोथेसिस इज नॉट approved, then you go back to observation part and you again start all the procedure, all the steps, change your observations, rethink, and really start all the process. And if it is approved, then you report your results through the seminars, discussions, and you share with others, publications, and through websites. And after that you do go for further testing, further validity approaches, and then it becomes theory, and after all it becomes a law or principle.
सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो उसमें बताएंगे कि किस डाटा ऑर्गेनाइजेशन, डाटा एनालिसिस, जो अभी हमने ऊपर देखा है कि ये दो चीज़ें हैं जो एक्सपेरिमेंट के दौरान उसकी समराइजेशन और रिजल्ट्स के लिए कलेक्ट की जाती हैं। डाटा को, जो भी डाटा आता है उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसे एनालाइज किया जाता है। So, data organization and data analysis are important steps in biological method. Data can be defined as the information such as names, data, dates, or values made from observations and experimentation. So, data is को हम define करते हैं informations जो कि आपको names में, डेट्स में और वैल्यूज की फॉर्म में ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से गैदर होती है, उसको आप ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। सो डाटा ये होता है सब, और इसको आप ऑर्गेनाइज क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट एंड देन टू टेस्ट हाइपोथेसिस, साइंटिस्ट कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डाटा prior to conducting experiment. Is very important for a scientist to describe data collection methods. सो डाटा ऑर्गेनाइज आपने कैसे करना है वो एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी आपने हाइपोथेसिस कर लिया, सब कुछ हो गया, अब आपने साइंटिस्ट ने कलेक्ट करना है डाटा और उसे ऑर्गेनाइज करना। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप डिस्क्राइब करेंगे आपने डाटा कलेक्शन मेथड्स क्या यूज़ किए, कैसे करेंगे। इट इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट के दौरान जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसको आपने किस फॉर्म में, किस तरह से सेव करना है। So data is organized in different formats like graphics, tables, flow charts, maps and diagrams. So ये जो data during experimentations और during observation आपके पास आता है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने इसे कैसे collect करना है। और हर step पे जो भी आप हर स्टेप ऑफ एक्सपेरिमेंट, और हर एक्सपेरिमेंट डिफरेंट होता है एक ही रिसर्च के लिए। सो आप उसको उसके तरीके से जो उस रिजल्ट को अच्छी तरह प्रेजेंट करता है, आप वो फॉर्म यूज़ करते हैं डाटा ऑर्गेनाइज करने की, जिसमें आपके पास और ग्राफिक्स हैं। अगर आपके रिजल्ट कुछ ऐसे हैं जो आपकी ग्राफिक फॉर्म्स में ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, आप उसको ग्राफिक्स में शिफ्ट कर लेते हैं। जो टेबल्स फॉर्म में हो सकते हैं उनको टेबल्स में शिफ्ट कर लेते हैं। इस तरह फ्लो चार्ट्स, मैप्स, डायग्राम, देयर आर वेरियस वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा। सो अभी हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। अभी हमें जो है ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होने वाला है। तो डाटा ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ ली है, अभी डाटा एनालिसिस रह गया, और उसके बाद हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज हैं जो हम कल डिस्कस करेंगे। और तो इसकी अगर हम रिपीट क्विक रिव्यू में जाते हैं तो वो हमारे पास इसकी डायग्राम है जो हमने अभी की चेक की है फिगर, जिसमें उन्होंने कंप्लीट एक फ्लो चार्ट सा बना के दिया है, एक फ्लो डायग्राम सी के बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, फिर डिटेल ऑब्जर्वेशंस हैं, फिर हाइपोथेसिस है, डिडक्शंस हैं, फिर डिडक्शंस में आप एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप को लेते हैं और फिर उसके बाद उनको एक्सपेरिमेंट लगाते हैं। एक्सपेरिमेंट के डाटास को आप कलेक्ट करने के लिए जो यूज़ करते हैं वो डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस होती है, कि आपने किस फॉर्म में डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह प्रेजेंट करना है। फिर जब आप उसकी समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स डिलीवर करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो अगर वो एक्सेप्टेड हो जाती है तो फर्दर वो थ्योरी और लॉ में शिफ्ट हो सकती है विद मोर application of or approach to the more validate valid test for that particular hypothesis। और अगर वो प्रूव्ड नहीं होते हैं आपका हाइपोथेसिस, तो आप वापस ऑब्जर्वेशंस पे जाते हैं, दोबारा से रीथिंक करते हैं और दोबारा से सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सो कल हम बात करेंगे डाटा एनालिसिस की, और उसके साथ साथ हम एमसीक्यूज देखेंगे, और अगर टाइम हुआ तो शॉर्ट क्वेश्चंस को भी कल ही देखेंगे। अदरवाइज on the next day we will be doing, the day after tomorrow we will be doing working on the full exercise. So I'll stop here, you take care, Allah Hafiz.